बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो का मकसद मेरे प्रीलिम पेपर 2021 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, जो कि आपके पास इस साल 20 मार्क्स की शक्ल में आएगा, उसके रिक्वायर्ड बी को अटेम्प्ट करना है। इससे पिछली वीडियो में बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की एडजस्टिंग एंट्रीज बना चुका हूं, जो कि मैं आपके सामने एक बार पेश कर देता हूं। जो कि जनाब अली हमने डिस्कस की। ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे लिए नहायत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैंने इस विंडो को स्टिल ओपन रखा हुआ है कि जब मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 का इनकम स्टेटमेंट, जो कि रिक्वायर्ड 2 में मांगा गया है, और अगरचे कि हमें इस क्वेश्चन में कोई 2 ही रिक्वायर्ड करने हैं, बट मैं आपको तीनों रिक्वायर्ड्स की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से मैं आपको ऑलरेडी एडजस्टिंग एंट्रीज की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। वो लिंक भी मैं आपको बल्कि फॉरवर्ड कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो लिंक जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ वो लिंक आपके सामने अपेयर हो जाए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टिंग एंट्रीज, ये हमारे लिए एक मजाक से कम नहीं है कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो बहरहाल चलिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की जानिब बढ़ते हैं। बिजनेस का नाम मैसर्स यूनाइटेड फूड है और इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो इनकम स्टेटमेंट मैंने यहाँ इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर बना लिया है। मैंने कहा आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो अपने टाइम को कम रखने के लिए और आपके वक्त को ज़ाय होने से बचाने के लिए मैंने इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना लिया। आप देख सकते हैं मैंने बिजनेस का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है मैसर्स यूनाइटेड फूड्स। उसके बाद जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका नाम इनकम स्टेटमेंट, और हम ये बना रहे हैं फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017, जो कि क्वेश्चन में लिख के भी दिया गया है। और अगर यहाँ ना भी लिखा होता तो ये, क्योंकि इस क्वेश्चन का पीरियड जो ईयर एंड हो रहा है, जो एडजस्टमेंट बन रही है वो मार्च 31 पर बन रही है, तो हम यहाँ फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017 लिख देते हैं। जैसे कि बच्चों जानते हैं आप सब, हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। हम जाके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, हमें सेल नजर आती है जनाब अली, और कितनी नजर आती है आप देख सकते हैं, हमें सेल्स की अमाउंट नजर आती है जनाब अली, जनाब 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 सेल्स 3,20,000 रुपीज़। तो मैंने सेल्स की अमाउंट 3,20,000 लिखा। उसके बाद सेल्स के अमाउंट में से लेस करते हैं बच्चों दो चीज़ें, एक सेल रिटर्न और दूसरा सेल डिस्काउंट। अच्छा, मेजॉरिटी जो कंफ्यूज हुई इस क्वेश्चन में, और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, और कुछ बच्चों ने तो ओवर राइटिंग भी की है। तो बहरहाल डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड में मेजॉरिटी कंफ्यूज हुई। कुछ बच्चों ने पूरा काम सही किया, लेकिन डिस्काउंट अलाउड को रिसीव की जगह और डिस्काउंट रिसीव को अलाउड की जगह ट्रीट कर दिया। अब इतनी सिंपल सी बात है, आपको सोचना कुछ इस अंदाज से था कि डिस्काउंट अलाउड, अलाउड यानी हम दे रहे हैं। हम अकाउंटिंग हमेशा अपने लिहाज से खुद सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव, हम डिस्काउंट, तो हमें डिस्काउंट कब मिलता है जब हम सामान खरीदते हैं, और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम डिस्काउंट कब देते हैं जब हम सामान बेचते हैं। तो जब हमने सामान बेचा होगा यानी सेल, सेल पर हमने दिया होगा डिस्काउंट, तो आसान लफ्जों में डिस्काउंट अलाउड का नाम था सेल्स डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। डिस्काउंट अलाउड का नाम था सेल डिस्काउंट, और सेल डिस्काउंट 5,000 रुपीज़ है। इसको डिस्काउंट अलाउड के नाम से ही लिखा है और 5,000 रुपीज़ लेस कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में यहाँ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी दिया हुआ होता तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ सेल्स रिटर्न भी लिखता, दोनों को एक कॉलम पीछे लिख के प्लस करता और फिर 3,20,000 में से माइनस करता। लेकिन आज क्वेश्चन में मुझे सिर्फ डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है, तो मैंने डिस्काउंट अलाउड लिखकर माइनस किया। मेरे पास जो जवाब आया उसका नाम नेट सेल है। इसमें से आप सब जानते हैं हमें लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्योंकि क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन नजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकालना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले लिखी जाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में लिख कर दी गई है। और कहाँ लिख कर दी गई है? स्टॉक एट स्टार्ट के नाम से 64,000 रुपीज। तो मैंने 64,000 रुपीज को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के नाम से एक कॉलम पीछे इसलिए प्लेस किया कि मैं इस 3,15,000 में से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि मुझे फिलहाल पता नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी। कुछ हमारे प्यारे मासूम बच्चों ने तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग को खा लिया, उन्होंने सॉल्यूशन बनाते हुए ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी ही नहीं, माशाल्लाह डायरेक्ट परचेजेस से आगाज किया। बहरहाल मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी। अब बात यह है कि अगर आप साथ साथ रिकॉल करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करना होता है नेट परचेज। और नेट परचेज कैसे पता चलता है? जब हम क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और हम परचेज देखते हैं, तो परचेज के अमाउंट को हम नेट परचेज कह सकते हैं
तब जब हमें सवाल में तीन चीजें नजर ना आए, और वो तीन चीजें क्या हैं? पहली ट्रांसपोर्टेशन इन, दूसरी परचेज रिटर्न, और तीसरी परचेज डिस्काउंट, जो कि आज डिस्काउंट रिसीव के नाम से यहाँ दिया हुआ है। तो क्योंकि मुझे डिस्काउंट रिसीव नजर आ गया, अब चाहे ट्रांसपोर्टेशन इन हो, चाहे परचेज रिटर्न हो या ना हो, मुझे डिस्काउंट रिसीव नजर आ गया। इसका मतलब है मैं इस परचेज को नेट परचेज तो नहीं कह सकता, तो मैंने इस परचेजेस के अमाउंट को एक कॉलम पीछे लिखा। और आप देख सकते हैं जब मैंने इसे परचेजेस को पीछे लिखा, तो फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन इन नजर नहीं आ रहा, तो यही परचेज और मेरी ग्रॉस परचेज है, तो मैंने परचेजेस के आगे ग्रॉस लिख दिया। और अगर ये कब ग्रॉस नहीं होती है? जब जब सवाल में ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ हो, तो मैं परचेजेस के अमाउंट लिखकर इसमें ऐड करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन, फिर मेरे पास ग्रॉस परचेज आता है। लेकिन आज इस क्वेश्चन में मुझे ट्रांसपोर्टेशन इन नहीं दिया हुआ, इट मींस ये मेरी ग्रॉस परचेज ही है। अब इसमें से मुझे लेस करना है उसूलन दो चीजें, एक परचेज रिटर्न और दूसरा परचेज डिस्काउंट। क्योंकि सवाल में परचेज रिटर्न हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, और परचेज डिस्काउंट भी डिस्काउंट रिसीव के नाम से दिया हुआ है, तो 8000 रुपीज हमने लिखकर इसमें से लेस किए। जैसे ही मैं इसमें से इसे लेस करता हूँ, तो अब जो वैल्यू आती है उसका नाम होता है नेट परचेज, और नेट परचेज हमें ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करनी थी। दोनों को प्लस कर लिया, और दोनों को प्लस करके हमारे पास जवाब आया 2,69,000, और इसका नाम है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट। अब 2,69,000 रुपीज का सामान हमारे पास बेचने के लिए मौजूद है, और एडजस्टमेंट के मुताबिक अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ देखें स्टॉक इन हैंड मार्च 31 को 50,000 का बचा है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ कि मर्चेंडाइज 50,000 की हमारे पास मंथ एंड पर, ईयर एंड पर बची हुई है। तो 50,000 की मर्चेंडाइज को मैंने लिखकर यहाँ से माइनस किया, और जब माइनस किया तो मेरे पास बेचे हुए सामान की असल कीमत निकल आई, जो है 2,19,000, 2,19,000। और 2,19,000 को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने इसलिए एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा। और मेरा ख्याल है आप इस रेड लाइन से तो वाकिफ ही हैं। इस रेड लाइन का मतलब है ये मेरे पेज का एक्सट्रीम राइट साइड है, इसके बाद आगे पेज नहीं है। और ये मेरे पेज का एक्सट्रीम लेफ्ट है, इससे पहले कोई मार्जिन लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं हुई भी। ओके, तो 2,19,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। जिस सामान को 3,15,000 रुपए में बेचा, वो 2,19,000 रुपए का है। ये बात मैं क्लास में भी कहता था, जो सामान 3,15,000 रुपए में बेचा, वो 2,19,000 रुपए का है। तो इसका मतलब है मैंने ज्यादा में बेचा और चीज थी कम की, तो मुझे बेचने से हुआ फायदा। इस फायदे का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना होता है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तलाश शुरू होती है ट्रायल बैलेंस से। हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, हमें सबसे पहले नजर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस जो नजर आता है। वैसे तो एक्सपेंस नजर आ गया स्टॉक एट स्टार्ट, ये हमारा एक्सपेंस है, बट हम इसे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिख चुके हैं। फिर व्हीकल हमारा एसेट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा एसेट, शॉप सप्लाईज हमारा एसेट, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, बट इसे भी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिख चुके हैं। सेल्स हमारी इनकम, पहला एक्सपेंस नजर आया सेल सैलरी एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट है 19,200 रुपए मेरे प्यारे बच्चों। तो सेल सैलरी एक्सपेंस आप देख सकते हैं मैंने लिखा 19,200 ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आज मुझे क्वेश्चन में इसकी सेल सैलरी की एक एडजस्टमेंट नजर आ रही है। अगर आप देखें एडजस्टमेंट पढ़ के समझ आती है तो अच्छी बात, वरना आप एडजस्टमेंट वाले पेज पर जाएं जो आप अपने रजिस्टर में बना के बैठे हैं, और उसमें आपने सेल सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट किया है 2,200 से। इसका मतलब है सेल सैलरी एक्सपेंस जो यहाँ लिखा है, अगरचे कि इस क्वेश्चन में इसकी साइड नजर नहीं आ रही, बट ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर दैट सेल सैलरी एक्सपेंस इज ऑलवेज इन डेबिट साइड। तो ये सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट में है, और इस एडजस्टमेंट में सेल सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट है। इट मींस मैं इस अमाउंट 19,200 में से इस 2,200 को लेस करूंगा। आप चेक कीजिए मेरे सॉल्यूशन में जो मैंने यहाँ बनाया है, मैंने 19,200 में से 2,200 माइनस किया और जवाब आया 17,000। अच्छा, यहाँ पर मैं अचानक एक बीच में बात रोक कर एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन मुझसे शेयर किया। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास फिजिकल कॉपी आई, मैंने जैसे कि अर्ज किया, कुछ बच्चों ने डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड को आगे पीछे किया, और एक बच्ची ने माशाल्लाह काम बिल्कुल सही किया, लेकिन इतना ज्यादा जो है वो कटिंग की कि उसका फाइनल आंसर मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो गया। अगर चूंकि उसका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये जो पढ़ना था मेरे लिए एक वबाल हो गया, और इसलिए मैंने मजबूरन ये सॉल्यूशन बनाया, वरना मैं इस स्टूडेंट का सॉल्यूशन तमाम स्टूडेंट से शेयर करता। लेकिन इतनी ज्यादा कटिंग होने के बाद कहीं अमाउंट आगे पीछे लिखी, कहीं कटिंग की, और कटिंग करने का नतीजा क्या हुआ कि आप सोचें, जब आपके टीचर को आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो होगा क्या? खुदा ना खास्ता अगर आप पेपर में इस तरह की कटिंग करते हैं, आप चूने वूने लगाते हैं, तो नतीजतन खुदा ना खास्ता आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, अगरचे कि मैं आपको चले यहाँ पे एक नंबर डिडक्ट करके पूरे मार्क्स भी दे दूं, आपका आंसर भी मेरे आंसर के मुताबिक है। अगर आप चाहें तो ये देखें 48,400, 48,400, लेकिन इतना ज्यादा कटिंग होने की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करें कटिंग अगर हो तो
उसको बड़े प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे अंदाज में करें और कटिंग करने से मैक्सिमम गुरेज करें। चलिए जी, यानी सोच समझ के हर अमाउंट को प्लेस करें। तो मैंने सेल सैलरी एक्सपेंस लिख दिया है और अमाउंट है कितनी 17,000 और कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं अगला एक्सपेंस देखता हूँ, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 8,000। इसकी मुझे कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आती तो मैं ऑफिस सैलरी एक्सपेंस को 8,000 एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 8,000 रुपए एज इट इज लिखे हुए हैं। ऑफिस सैलरी के बाद मेरा अगला नाम है रेंट एक्सपेंस 18,000। इसे कॉपी नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि रेंट से मुतालिक मुझे एडजस्टमेंट नजर आ रही है जनाब, आउटस्टैंडिंग रेंट। और इसकी एडजस्टमेंट अगर आप देखना चाहें बिल्कुल दिखा देते हैं आपको। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट थी जनाब अली रेंट एक्सपेंस डेबिट, और ये रही एडजस्टमेंट रेंट एक्सपेंस डेबिट। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 2,000 और ये रेंट एक्सपेंस भी डेबिट में 18,000, दोनों को प्लस कर लेंगे, जवाब बनेगा 20,000। आप देख सकते हैं हमने रेंट एक्सपेंस में 18 और 2 को प्लस करके 20,000 रुपए लिखा हुआ है। वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस पर। ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कमीशन इनकम हमारी अदर इनकम है। अब हमें ट्रायल बैलेंस में और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। अब हम एक्सपेंस ढूंढने चलते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ, एडजस्टमेंट में। पहली एडजस्टमेंट से एक्सपेंस ढूंढने का आगाज करते हैं। अगरचे कि आपको लग रहा होगा कि मैं तेज काम चला रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, आप सब लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। वीडियोस को अगर आप प्रॉपर तरीके से बैठ के देखें तो आपका काफी टाइम निकल जाता है इस तरह, और आप प्रैक्टिस से महरूम हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं तेजी से जितनी ज्यादा चीजें आपसे शेयर कर सकता हूँ करूँ। पहली एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो मैं एक्सपेंस डेबिट में ही ढूंढूंगा, क्रेडिट में ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो डेबिट में लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारा एसेट है, इसको लेफ्ट कर दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 800 रुपए नजर आया, आइए देखते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा हमने, जी हाँ बिल्कुल लिखा, और 800 रुपए ही लिखा। इसके बाद वापस आता हूँ, अगली एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस नजर आया 1,800 रुपए। आप देख सकते हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,800 रुपए ही मैंने लिखा है, राइट। अच्छा जी, एडजस्टमेंट हम यहाँ से देख रहे थे, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो शॉप सप्लाईज एक्सपेंस 1,800, आप देख सकते हैं शॉप सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, मैंने भी ऑफिस सप्लाईज लिख दिया। ये शॉप सप्लाईज है बेसिकली, शॉप सप्लाईज एक्सपेंस 1,800 रुपए। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट देखता हूँ, बैड डेट एक्सपेंस 2,000 रुपए। आप देख सकते हैं बैड डेट एक्सपेंस 2,000 रुपए मैंने लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मुझे एक्सपेंस डेबिट में नजर नहीं आ रहा, क्रेडिट में आ रहा है, और वो मैं ऑलरेडी सेल सैलरी एक्सपेंस आपको याद होगा ट्रीट कर चुका हूँ, लेफ्ट कर दिया। उसके बाद अगले एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 रुपए। आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 लिखा। इसके बाद मुझे अगली एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है, और वो मैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इस एडजस्टमेंट में प्लस कर चुका हूँ, मींस मुझे और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, एक्सपेंस कंप्लीट हुए। अब मैंने इन तमाम एक्सपेंसेस को प्लस किया, इन सब का सम आप यहाँ देख सकते हैं 59,600, वो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है। और यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना है। तो अब इसमें से हमने 59,600 लेस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, कितना आया जनाब अली, 36,400। यानी बिजनेस करने से, बिजनेस कारोबार माल खरीदने से और बेचने से, और कारोबार दुकान को चलाने से हमें ये मुनाफा हुआ। ये हमारे बिजनेस को चलाने वाला मुनाफा है जो बिजनेस चलाने से हमें हुआ। इसके अलावा हमें एक अदर इनकम, जो कि आज क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको लिखी नजर आ रही है कमीशन इनकम के नाम से, ये लिखी नजर आ रही है। अगर ये ना होती तो मैं यकीनन इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कह देता, लेकिन क्योंकि मुझे कमीशन इनकम लिखी नजर आ रही है 12,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है कमीशन से रिलेटेड, तो मैंने 12,000 को ऐड कर दिया इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट आया 48,400 रुपीज। इस तरह यहाँ तक पहुंचकर हमारे जनाब अली इनकम स्टेटमेंट का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इनकम स्टेटमेंट अल्लाह के हुक्म से ज़रूर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को आपको दो तरह से बनाना सिखाएंगे। एक, एडजस्टिंग इनकम स्टेटमेंट को अगर बनाया है और उसको देखते हुए बैलेंस शीट बनाई जा रही है तो क्या अंदाज होगा, और अगर आपने क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हैं और बैलेंस इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई तो बैलेंस शीट बनाने का अंदाज क्या होगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो भी शेयर करूंगा आपसे, और उसमें आप इंशाल्लाह बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे। इस तरह हमारा ये जो प्रीलिम का पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीलिम पेपर कंप्लीट होते ही मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वन बाय वन शेयर करूंगा। इस तरह आपकी अल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप फाइनल पेपर के लिए अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।